योग गुरु के तौर पे रामदेव की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई है, बल्कि योग का दूसरा नाम बन गए बाबा रामदेव। लेकिन देह की सेहत की चिंता करते करते वो देश की चिंता करने भी लगे। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, कभी ब्लैक मनी के क्रूसेडर बने, कभी अन्ना हजारे के साथ नजर आए, कभी मोदी के करीब दिखाई दिए। इस दौरान उनकी दवाओं से लेकर उनकी नीयत तक पर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन बाबा रामदेव सभी सवालों का जवाब देते रहे। हाल ही में वो फिर खबरों में रहे, क्योंकि वो किसी न किसी बात पे कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देते हैं कि फिर खबरों में आ जाते हैं। इस बार हरियाणा सरकार का मंत्री पद जो था उससे उन्होंने इनकार किया। फिर पद्म विभूषण को लेकर चर्चा में रहे, ये कहकर कि उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा था, उन्हें नहीं चाहिए। फिर ये कहकर कि पद्म विभूषण हो या पद्म भूषण हो या फिर नोबेल प्राइज हो, इन सारे पुरस्कारों के पीछे बहुत मार्केटिंग चलती है, जोड़ तोड़ चलती है। और उसके अलावा उनकी पतंजलि योगपीठ का पुत्र जीवक बीज नाम की जो दवा थी वो भी खबरों में बनी रही और इसको लेकर भी उन्हें सफाई देनी पड़ी। आज हम लोग में हमारे साथ खास मेहमान हैं बाबा रामदेव। स्वामी रामदेव, आप स्वयं को कैसे परिभाषित करते हैं? क्योंकि सब तमाम लोग, कोई आपको बाबा रामदेव, कोई स्वामी रामदेव, संत, महात्मा, ऋषि, ये तमाम नाम से आपको लोग बुलाते हैं, तो आप स्वयं को कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, पहली बात तो नगमा बहन, ये कोई पदवियां नहीं है कि कोई सरकारों के द्वारा दी जाती हो। ये कोई डिग्रियां नहीं है जो किसी विश्वविद्यालय के द्वारा दी जाती हो। ये हमारी एक परंपरा है। जिस व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होता है वैसे उसको लोग संबोधित करते हैं। जी, मैं पूरे देश में घूमता हूँ। देश में करीब 20 लाख किलोमीटर घूमा हूँ। 20 करोड़ लोगों के करीब कार्यक्रम किए मैंने महानगरों से, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई से लेकर के, हैदराबाद से लेकर के, बेंगलोर से लेकर के, और गांव में आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ भी मैं गया, दूर से लोग देखते, बाबा रामदेव ऐसे बोलते। देश में लोग मुझे बाबा के नाम से ज्यादा जानते, जो मैंने फीलिंग किया है। पढ़े लिखे लोग स्वामी बोल देते हैं। जिनकी श्रद्धा होती है, वो कोई योग ऋषि जो भी जैसे जिसकी भावना हो। जी, मैं स्वयं को एक साधक के रूप में देखता हूँ और साधना और सेवा को ही अपना धर्म मानता हूँ। जी, और फिर मुझे सामाजिक सामर्थ्य मिला। सामाजिक ताकत है मेरे पास, आर्थिक ताकत भी है, राजनीतिक ताकत भी है, क्योंकि जिसके पास जनशक्ति होगी तो वो राजनीतिक शक्ति में रूपांतरित होती है। मैंने अपनी वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक जो भी मेरी शक्ति है उसका सेवा में उपयोग किया है। तो मैं स्वयं को एक साधक मानता हूँ। आम भाषा में जैसे कहते हैं, एक फकीर मानता हूँ। जमीन पर सोता हूँ और कभी कोई इच्छा लेकर के नहीं घूमता। सहज जीवन जीने में भरोसा करता हूँ। ये सामने मेरी कुटिया है, ज्यादा चूने लग गई थी, इसकी टाइल बदल रहे हैं इसकी। नो एसी, नो कूलर, एक पंखा रहता है जरूर, जिसका बहुत गर्मी होने पर इस्तेमाल हो। क्योंकि बहुत से फकीर होते हैं लेकिन वो योग की क्रियाएं नहीं जानते, योग की विद्या नहीं जानते, तो योगी सबके लिए प्रयोग नहीं होता है। योगी हैं आप, और आपने योग के पथ पर आप आगे बढ़े और कहते हैं योग जो है वो मूल रूप से तमाम दोषों का निवारण करता है। तो जब समस्त मूल जो दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे तो फिर जो छोटी छोटी बीमारियां हैं उसके अलग अलग इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने योग से शुरू किया था, लेकिन अब बहुत और अलग अलग उसकी जो छोटे सिम्टम्स हैं उसके इलाज करते गए, फैलते गए, यानी कि जो साम्राज्य आपका फैला, ऐसा कि जो ये FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो इतनी फैल गई कि बड़े बड़े ब्रांड्स घबरा रहे हैं, जैसा आप खुद कहते हैं कि घबरा रहे हैं टक्कर लेने से आपके। और जिस तरह से आपको सक्सेस मिला वो शायद अब मैनेजमेंट के क्लासरूम्स में पढ़ाया जाएगा कि कैसे 3 साल के अंदर अंदर इतनी तरक्की हुई। नगमा जी, अभी घबरा रहे हैं और आने वाले 3 साल, 5 साल की भी बात नहीं कर रहा, आने वाले 3 सालों में ये लोग पगलाएंगे और भी मेरे ऊपर बहुत से आरोप लगाएंगे, बहुत अटैक्स होंगे। क्योंकि ये 2000 करोड़ पर, 2500 करोड़ पर ठहरने वाला नहीं है। ये 5000, 10,000, 15, 20,000 करोड़ का जब ये होगा
तब कहेंगे इसको रोके कैसे। पर आप इसको और फैलाना चाहते हैं, इतने नहीं, आगे ले मैं जाना नहीं कुछ चाहते हैं। फैला रहा, ये अपना आप हो रहा है सब। नगमा जी देखो, मैंने कहा मेरी जो रिक्वायरमेंट है 2 कपड़े, ये भी योग के समय एक ही रह जाता है, 2 गज जमीन और 2 वक्त बहुत थोड़ा सा लेता हूं। अभी भी मेरा 65 केजी वेट है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में गांव में बिल्कुल जैसे कहते हैं धूल भरी गलियों में से बाहर निकला हूं। जिस गांव में मैं पैदा हुआ अभी तक भी वहां पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं, वहां ना बस जाती है, ट्रेन तो वहां से 25 किलोमीटर उधर। जिस माँ ने मुझे पैदा किया वो आज तक ट्रेन में नहीं बैठी, प्लेन तो बहुत दूर की बात हम लोगों के लिए। मैं वहां से निकला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि करोड़ों लोग मेरे समर्थक होंगे, अनुयायी होंगे, सपोर्टर्स होंगे। ये सब बातें तो कभी सोची नहीं थी। तो ये होती चली गई अपने आप। मैं अपना काम करता गया। शुरू के मेरे 2 संकल्प थे, संकल्प में विकल्प नहीं आने देना और पुरुषार्थ करना, शरीर से, मन से, बुद्धि से, मस्तिष्क से। मैंने मेहनत में कभी कसर नहीं छोड़ी, एक क्षण भी मैंने आराम नहीं किया, एक दिन भी मैंने विश्राम नहीं किया। 9 साल की उम्र से आज तक कोई मैंने हॉलीडे नहीं लिया है, छुट्टी नहीं ली, और मेहनत करता गया। ऐसे हम अभावों और संघर्षों में यहां तक पहुंचे। तो ये तमाम जो अब आपके प्रोडक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, जो पतंजलि योगपीठ अब तो आप कह रहे थे कि 500 प्रोडक्ट्स के करीब 500 से ज्यादा बनेंगे। हाँ, ऑलरेडी। हाँ, तो ये जो इसकी शुरुआत क्यों की आपने? ये शुरू तो बहुत कम से हुआ था, पर क्यों आपको लगा कि ये बनाने की जरूरत है? और भी आयुर्वेदिक कंपनियां थी, उनको बनाने देते, आप योग करते। डाबर है, बैद्यनाथ है, तमाम चीजें हैं। ये बात है 1995 की। उसी समय हमने ट्रस्ट भी बनाया, और ये ट्रस्ट के अंदर फार्मेसी, हमारी दिव्य फार्मेसी, ये कंपनी नहीं है। उस समय हमने देखा कि औषधियों की क्वालिटी जो चाहिए वो नहीं है। मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूँ 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण। जैसे पेट की बीमारियों के लिए शंख भस्म प्रयोग में आती है, हम बनाते हैं 10 रुपए की, बाजार में मिलती है 40 रुपए की। आप देख सकते हो अभी भी वही रेट है, 20 साल पुराना रेट है अभी भी। हाँ। और उसकी क्वालिटी वो नहीं होती जो होनी चाहिए। तो ये जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं वो भी नई क्वालिटी देती हैं। अब मैं फिर वो फिर एक नई टिप्पणी हो जाएगी फिर कि उनकी टिप्पणी जो है, जो क्वालिटी जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। सच बात है। और कोई टेस्ट कर सकता है इसमें, ये तो कोई मेरा अपने घर का हिसाब किताब नहीं है कि जो मैं कहूं वही सही। हमने रखा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट होगा उससे 100% चैरिटी। ये 3 हमारे असूल थे। 20 साल पहले हमने शुरू किया था। अभी भी करीब 400 से 500 करोड़ रुपए के बीच में औषधियां अलग बनती हैं। ये दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स, ये अलग है। मींस आज ये करीब 2500 करोड़ का है कुल। मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट्स, ये सब हर्बल कॉस्मेटिक्स, ये सब। तो वहां से यात्रा शुरू हुई। हमने करीब 5 साल तक लोगों से 1 रुपए भी नहीं लिया, मुफ्त में ही दी। लेकिन हमने उसका साइड इफेक्ट ये देखा, एक तो फिर हमको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था, और दूसरा जो मुफ्त में लोग लेते थे वो शायद 25% खाते थे, 75% फेंक ही देते थे, क्योंकि पैसे खर्च नहीं किए तो इसका वैल्यू नहीं रहा। तो ये 2 चीजें देखी। और उससे हमारे संस्था के ऊपर शुरू में हमारे पास संसाधन ही नहीं थे, करीब लाखों रुपए कर्जा हो गया था जी। तो हमने कहा कि भाई इस काम को लगातार करना है तो इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाओ। तो वहां से शुरू किया। हमने अपने हाथ से दवाई घोटी, अपने हाथ से गोली बनाई, खरल से घोटते थे हमको। फिर थोड़ी थोड़ी मशीन लेकर के ये अचानक नहीं होगा। लोगों को लगता है ये अचानक बाबा रामदेव ऐसे आसमान में उदय हो गया कोई। 20 साल पहले हमने जमीन से काम शुरू किया, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमने कोई बेईमानी नहीं की, हमने कोई तंत्र मंत्र यंत्र का चक्कर नहीं चलाया, शनि की तो राहु किसी पर चढ़ाया उतारा नहीं, हमने ढूंढ पाखंड नहीं फनाया, लोगों को बहकाया नहीं, हमने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया। हमने फिर वहां से वो काम शुरू किया। धीरे 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 20 साल में इतना बड़ा हुआ। फिर ये इधर जो ये जो फूड पार्क वाला काम है, फूड पार्क वाला काम है, इसमें हमने करीब 500 करोड़ रुपए लोन लिया। 500 करोड़ रुपए। तो लोगों को ऐसा लगता है ये कैसे हो गया, बाबा के पास काला धन होगा। अरे मेरे पास तो ना काला है ना सफेद है, मेरे पास तो मेहनत है, मेरा ज्ञान है, मेरा नॉलेज है, और कुछ नहीं मेरे पास। आप कह रहे हैं आप अपने हाथों से बनाते थे पहले, अब इतना फैल गया है तो क्या वो क्वालिटी वही रह जाती है जब इतने बड़े स्तर पे बनने लगता है? तो चाहूंगा कि आप इंटरव्यू की बात जरूर एक बार वहां देखने के लिए जाए। मैंने पहले से हमने क्वालिटी को और इम्प्रूव किया। जैसे कि हाथ से घोटता है तो थक जाता है, तो मशीन पर तो एक टाइम शेड्यूल बना दे कि इसको 4 घंटे, इसको 8 घंटे, इसको 24 घंटे, इसको 30 दिन, इसको 60 दिन। जैसे हम सहस्रपुटी भस्म बनाते तो 2-2 साल भी लगते, तो उसका एक सडन टेम्परेचर,
सडन उसकी घुटाई का जो समय, माने मैकेनिज्म हमने जरूर अपनाया उसमें। हाँ। साइंस का इस्तेमाल किया हमने, आयुर्वेद में भी हम साइंस को लेकर के आए, योग में भी हमने साइंटिफिक उसको इनपुट दिया। मैंने हर चीज को, मैंने देखो परंपराएं पुरानी, ज्ञान नया। बहुत सारे लोग हैं, हजार लोग हैं, तभी इतनी बड़ी आपकी अब जो ट्रस्ट है, कंपनी है, वो फैली है। लेकिन बहुत लोग अभी भी जो कहते हैं कि इन दवाओं से कोई फायदा नहीं है। देखिए, तो इन सब से आप कैसे जूझते हैं? मतलब मेरे आलोचना करने वाले ना बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन वो वोकल इतने हैं और उनकी पावर है थोड़ा। तो पावरफुल लोग जो हैं वो आपके आलोचक हैं, आप हाँ, कह रहे हैं। सामान्य लोग तो बहुत मेरे से प्यार करते हैं। सामान्य लोग जो पावरफुल लोग भी है ना, जैसे कोई पत्रकार है मेरे से क्वेश्चन जरूर करेगा। हाँ। लेकिन ज्यादातर पत्रकार पतंजलि का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं। कोई शैम्पू यूज करेगा, कोई टूथपेस्ट यूज करेगा, क्योंकि उसको दंत कांति से उसके दांतों की समस्याएं दूर होती है। वो एलोवेरा जूस पीता है, एलोवेरा जेल लगाता है, तो उनके चेहरे की कांति, उनका लावण्य, ग्लो अच्छा रहता है। वो कुछ ना, आंवला एलोवेरा का जूस ही पियेंगे, कोई दलिया ही खाएंगे, कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे। हाँ। तो प्रश्न पूछते हैं, वो उनका जो है एक बिजनेस है, उनका काम है। फिर ऐसे ही जो है पॉलिटिशियन है, मैंने ज्यादातर पॉलिटिशियन से पूछा, मैंने कहा भाई चलो तुम प्रश्न खूब पूछ लो। जैसे वो जब वो टीवी से आते हुए कई बार तो आमने सामने बहस होती है, कहते देखो बाबू जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप तो योग से भी बहुत प्यार करते हैं, आयुर्वेद से बहुत करते हैं, आपके प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल बिजनेस है। तो ये जो विरोध जो है ना, वो मैं मानता हूँ बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। और जो विरोध करते हैं वो भी ये मानते हैं कि बाबा भी सही है और बाबा का काम भी सही है, लेकिन ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, फिर डिफरेंट जो है लोगों के उसमें स्वार्थ हैं, उसके कारण से चीजें आती हैं। बाकी और तो मैं इसमें पहले तो थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे कंट्रीब्यूशन की बात बहुत कम होती है, मेरे ऊपर कंट्रोवर्सीज की बात ज्यादा होती है, लेकिन अब मेरे लिए ना वो स्वीकार्य हो गया है। मैंने कहा भाई ये भी इस रास्ते का एक स्वाभाविक परिणाम है, तो इसके लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। और कंट्रोवर्सीज आप नई खड़ी भी करते रहते हैं। अभी आपने बोला कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तमाम जो पुरस्कार हैं, इनके लिए लॉबिंग बहुत होती है और तभी मिलते हैं ये पुरस्कार। अभी थोड़ी देर मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, आप लोग तो बहुत लेते हो हम सबका। मैं आप ही से एक प्रश्न पूछता हूँ, ईमानदारी से बोलना। मैंने 2 वाक्य बोले थे खाली कि ये पुरस्कार अच्छे लोगों को भी मिलते हैं, हाँ, लेकिन रसूखदार लोगों को भी मिलते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ये प्राप्त किया जाता है। दूसरे साधु संतों में और मुझ में एक थोड़ा सा बेसिक अंतर है। हाँ। वो अपनी साधना सेवा तो करते हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नेशनल इंटरनेशनल जो एजेंडा होते हैं, जिन पर आप भी बहुत प्रोग्राम बनाते हो, तो मैं नेशनल इंटरनेशनल जो एजेंडा है, मैं एजेंडा सेट नहीं करता, मैं अपनी राय रखता हूं जब कोई पूछता है। तो मैं खाली सच कहता हूं और मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता से स्वीकार करता हूं।